लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो स्वागत है आपका अपने आरएनसी परिवार में। जो आज का जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं उसमें होगा कि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किसके लिए? एमएसएन के लिए। एमएसएन को अब किसके नाम से जाना जाता है? अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के नाम से जाता है। जो अभी के लिए जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एमएसएन फर्स्ट है। इसका मतलब कौन सा? अडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट वाली, जिसमें जो कुछ टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि रीनल है, सुन लो, जैसे कि रीनल है और ऑन्कोलॉजी है और नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ये सारे हम बाद में मतलब सेकंड वाले में पढ़ेंगे, है ना। अडल्ट हेल्थ सेकंड में ये हम पढ़ेंगे। जो अभी फर्स्ट में है वो जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट वाले टॉपिक्स। तो शुरुआत करते हैं इस नए धुआंधार सेशन की, जिसमें हम फतेह करेंगे एग्जाम को। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर MSN, ये इसको बोल देंगे हम, या तो अडल्ट हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वुंड हीलिंग का। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है? वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग हर जगह काम आती है, यहाँ भी काम आएगी। यहाँ भी पूछा जाएगा कि वुंड हीलिंग की स्टेप बताइए, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग बता दीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, और MSN है तो थोड़ा सा ये ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आगे जो वीडियो में है जो चलते रहेंगे तो आगे कुछ ऐसे टॉपिक से बताऊंगा मैं जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसको मैंने सितारों से भर रखा है। सितारों से भरने का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर से पूछ सकते हैं कि मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या है, वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट है तो उसकी केयर किस प्रकार से करेंगे हम। ठीक है, नर्सिंग केयर में वेंटिलेटर आ सकता है। उसके बाद में है सर्जिकल केयर। ठीक है, कि सर्जिकल केयर, सर्जरी हुई है किसी पेशेंट की, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेशेंट की सर्जरी हुई है तो उसको दी जाने वाली केयर कौन कौन सी होगी। ठीक है, केयर पूछ सकते हैं, सर्जिकल केयर पूछ सकते हैं। ठीक, उसके बाद में है ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर के डिजाइन पूछ सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर के बारे में पूरा पूछ सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर में जो क्लीन फील्ड कौन सा होता है, स्टेराइल फील्ड कौन सा होता है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी जैसे स्क्रबिंग नर्स क्या काम करती है वहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर की सारी मतलब जो स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन थिएटर हुआ। ऑपरेशन थिएटर को अच्छे से पढ़ेगा। उसके बाद में है सूचर्स। ठीक है, सूचर्स क्या है? सूचर्स किसी स्किन या पर्टिकुलर जो टिश्यू है उसको बांधने के काम आता है, जो खुले हुए हैं। मतलब मान लो हमने कोई इंसिजन लगाया या फिर इंजरी हुई तो वो जो वहाँ से टिश्यू ओपन हुआ है, ठीक है, वहाँ से ओपन हुआ है, उसको भरने के, उसको सिलने के काम आते हैं सूचर्स। सूचर्स एक थ्रेड होते हैं। सूचर्स थ्रेड होते हैं, कौन कौन से? 2 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ रखे होंगे, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल भी दो होते हैं, नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, और नॉन एब्जॉर्बल भी सिंथेटिक होते हैं और नेचुरल होते हैं। जो एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में वो है एब्जॉर्बेबल, जो नहीं होंगे एब्जॉर्ब वो नॉन एब्जॉर्बेबल। ठीक है, तो सूचर आपने पढ़ लिए होंगे। हम एकदम से बता सकते हैं सूचर से, जैसे कि नॉन एब्जॉर्बेबल में क्या बोला कि नेचुरल कौन सा होगा, तो सिल्क है, लीलन है ना। तो ये लीलन है, ये वाला है। उसके बाद में मान लो जैसे कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि एब्जॉर्बेबल के नेचुरल जो टाइप्स है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, वो पूछ सकते हैं। तो कैटगट है, क्रोमिक कैटगट है, ठीक है, और कौन से है, और कोलेजन है। ये क्वेश्चन आ सकता है, सूचर्स का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखते हैं स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओटी में स्टेलाइजेशन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। पेशेंट की केयर में स्टेलाइजेशन मतलब जो डिसइंफेक्शन है उसकी ज़्यादा ये हो सकती है से, और असेप्टिक टेक्निक्स पूछ सकते हैं हम, इसलिए हमने इसको क्या है, स्टेलाइजेशन नाम दे दिया। उसके बाद में है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग नर्स है, ठीक है, स्क्रबिंग किस प्रकार से की जाती है, स्क्रबिंग होती क्या है, ये पूछ सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद में एनेस्थीसिया, ये सारे के सारे एनेस्थीसिया, ये सारे के सारे एक ही जगह पे मिल जाएंगे आपको, इसलिए मैंने जो भी ये जमाए हैं ये टॉपिक्स, ये सारे सीरियल वाइज जमाए हैं, बिल्कुल आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। तो एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के बारे में पूछ सकते हैं, एनेस्थीसिया कौन सा होता है, या तो पूछें गैसियस एनेस्थीसिया कौन सा होता है, ये एनेस्थीसिया के बारे में पूछ सकते हैं, नाम दे देंगे, या तो फिर डायरेक्ट कोई लीडोकेन क्या है ना, लीडोकेन क्या है ये पूछ सकते हैं। उसके बाद में है शोक। शोक एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ पर, वो कौन सा है, शोक। शोक में भी किस प्रकार के, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन कौन सा, कार्डियोजेनिक शोक बताइए, डिफाइन द कार्डियोजेनिक शोक, डिफाइन द न्यूरोलॉजिकल शोक, ठीक है, डिफाइन द हाइपोवोलेमिक शोक, ठीक है। इस प्रकार से शोक की जो क्लासिफिकेशन है तो वो डायरेक्ट शोक आ सकता है या तो फिर पार्ट्स में आ सकता है, कार्डियोजेनिक शोक डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से तो शोक एक मेजर जो हम बोल सकते हैं कि टॉपिक है, जिसके अंदर भी क्या है, अलग अलग प्रकार के शोक प्रेजेंट है, ठीक है। शोक के बाद में हम बात करते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हर जगह काम आता है, हर बार इसी से रिलेट करके हर एक क्वेश्चन इससे रिलेट कर सकता है। अगर इसके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस के हमने सारे के सारे अच्छी तरह से पढ़ लिए, साइन एंड सिम्टम अच्छी तरह से पढ़ लिए, तो हम जैसे कि डायरिया, मान लो डायरिया कोई डिजीज कंडीशन हो रही है, तो डायरिया में हाइपोवोलेमिया होगा, बिल्कुल होगा। हाइपोवोलेमिया के साथ साथ में हाइपोवोलेमिया होगा तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे, बिल्कुल। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वहाँ भी हो रहे ना, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के जितने भी साइड इफेक्ट है, जितने भी साइड इफेक्ट सॉरी जो साइन एंड सिम्टम है, ठीक है, वो हम ब्रीफली बता सकते हैं कि क्या होगा। अगर बच्चे में होगा तो जो फोंटेनल है वो क्या है, डिप्रेस हो जाएगा, स्किन की जो टर्गर है, स्किन टर्गर वो डिक्रीज हो जाएगी, ड्राई स्किन हो जाएगी, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा, कॉन्शियसनेस उसका खत्म होने लगेगा, ठीक है, डिसोरिएंटेशन होने लगेगा वो पेशेंट। और क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात आती है तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो हाइपोकेलेमिया होने लग जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और हाइपोकेलेमिया हुआ तो हाइपोकेलेमिया भी ईसीजी में भी चेंज आएगा, और स्मूथ मसल जो कार्डियक मसल है वो डिक्रीज, वो उसमें भी चेंज हो जाएगा, वो रिलैक्स होने लगेगी, एब्डोमिन के डिस्टेंशन होने लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम सारे के सारे साइन एंड सिम्टम बना सकते हैं। बस क्या सॉरी क्या याद करना है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस याद करना है, तो हम कोई और दूसरा आराम से लिख सकते हैं कि साइन एंड सिम्टम क्या है। उसके बाद में हम बात करते हैं पेन की, है ना। पेन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पेन क्या है, और प्लूरल इफ्यूजन आएगा। प्लूरल इफ्यूजन में भी इफ्यूजन किस प्रकार से करना है, ठीक है, इसके ट्रीटमेंट आ सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट अभी देखना कौन सा, लंग एब्सेस है, और उसके बाद में सीओपीडी है, ठीक है, सीओपीडी के बारे में जानते होंगे, ठीक है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, ये आ सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है, इसका एक जबरदस्त क्वेश्चन आया था 2020 में, आई थिंक 2020 में या तो 22 में ऐसे क्वेश्चन आया था, बहुत मस्त क्वेश्चन था कि किसी पेशेंट के फीमर फ्रैक्चर हुई है, क्या बोला कि किसी पेशेंट के एक्सीडेंट में फीमर फ्रैक्चर हुई है और उसको डिस्निया हो रहा है, तो बताओ कौन सी डिजीज होगी, और उस डिजीज के साइन एंड सिम्टम लिख दो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख दो और ट्रीटमेंट लिख दो। इस प्रकार से का क्वेश्चन आया था। तो उसमें क्या होगा, फीमर क्या है, फीमर एक लॉन्ग बोन है, और लॉन्ग बोन के टूटने की वजह से वहां से क्या है, फेट के ग्लोब्यूल्स निकल के और पल्मोनरी में इकट्ठा हो सकते हैं, पल्मोनरी में आ सकते हैं, उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। ये एक एम्बोलिज्म है, वो आके वहां पे जम सकता है, वो एक इमरजेंसी कंडीशन है, वो डेंजरस कंडीशन है, और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अभी आ सकते हैं, एक कंडीशन पूछ लेंगे, वो सिचुएशन बना के बता देंगे कि ये प्रकार की जो डिजीज है उसको डायग्नोसिस करो पहले, और उसके आधार पर ही आगे का जो क्वेश्चन है वो बनता जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूमोथोरेक्स बात कम से भी कम अभी 3-4 सालों में 2-3 बार पूछ लिया गया है, मतलब हर बार रिपीटेडली आता जा रहा है। न्यूमोथोरेक्स क्या है, मैंने बात कर रहा था चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम की, ठीक है। न्यूमोथोरेक्स हुआ है या फिर प्लूरल इफ्यूजन करना है अपने को, तो उसमें क्या है, जैसे होता है ना जो ये
प्लूरल इफ्यूजन में प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाता है। ARDS इम्पोर्टेंट है, पहले भी आया था और अभी भी आने की चांसेस है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS क्या होता है? एल्वियोलाई के कितनी सेल से बनी होती है? एल्वियोलाई में कौन सी सेल होती है? न्यूमोसाइट कौन सी सेल होती है? न्यूमोसाइट फर्स्ट, न्यूमोसाइट सेकेंड और मैक्रोफेजेस होती है। न्यूमोसाइट फर्स्ट क्या काम करती है? रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करती है। न्यूमोसाइट सेकेंड क्या काम करती है? सर्फेक्टेंट बनाती है, और वो सर्फेक्टेंट के डिक्रीज होने की वजह से ARDS होता है। ठीक है, वो सर्फेक्टेंट के डिक्रीज होने की वजह से कोलैप्स हो जाती है, या एल्वोलाई कोलैप्स हो जाती है, और उनमें कोलैप्स होने के बाद उनमें क्या है? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है। उस कंडीशन को बोलते हैं हम ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। आई होप समझ में आया होगा। बिल्कुल अपने को इस प्रकार से ही याद करना है, इस प्रकार से ही लिखना है। आगे देखो, पेप्टिक एंड ड्यूडेनल अल्सर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता रहता है, फ्रिक्वेंटली पूछा गया है पेप्टिक अल्सर के बारे में। उसके बाद में देखते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। ये क्या एक प्रकार का MSN एक प्रकार का मेजर सब्जेक्ट है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जाने कितनी डिजीज है इसके अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इनमें से भी कौन कौन से जो प्रीवियस के ईयर में पूछे गए हैं वो हमने क्या है एक सिस्टमिक तरीके से जमा रखे हैं, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, क्योंकि इसमें स्टार लगा रखे हैं हमने, फ्रीक्वेंटली ये पूछा गया है। उसके बाद में एनीमा क्यों देंगे? एनीमा के टाइप क्या है? ठीक है, मान लो किसी के कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो उसमें कौन सी चीज़ देंगे हम? एनीमा देंगे। एनीमा देने की जो MCQs में भी पूछ सकते हैं, एनीमा देने के लिए जो प्रिफरेंस जो पोजीशन है वो कौन सी है? ठीक है, वो सिम्स पोजीशन है। ठीक है, एनीमा। गोल ब्लैडर की डिजीज, ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा कि कोलेलिथियासिस क्या है। ठीक है, अच्छे के होश उड़ जाते हैं। कोलेलिथियासिस क्या है? कोलेलिथियासिस का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो कोलेलिथियासिस क्या है? कि गोल ब्लैडर में स्टोन का पाया जाना कोलेलिथियासिस कहलाता है, और इसको रिमूव करना कोलेसिस्टेक्टोमी कहलाता है। पूरा एंटायर गोल ब्लैडर को रिमूव कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और स्टोमा, ये स्टोमा और कोलेस्टोमी है ना, कोलोस्टोमी, स्टोमा केयर के बारे में पूछेंगे और कोलोस्टोमी के बारे में पूछेंगे कि कोलोन में ओपनिंग कर दी जाती है, ठीक है, वहीं से जो वेस्ट मटेरियल फीकल मटेरियल है वहीं से वो निकाल के एक स्टोमा बना के एक वहाँ पे कोलोस्टोमी करके एक स्टोमा बना देते हैं और उसमें एक बैग लगा देते हैं। ठीक है, और बैग में ही जितना भी वेस्ट मटेरियल है, मतलब स्टूल है, वो उसी में आता रहता है। तो उसकी केयर करना, ठीक है, उसकी केयर किस प्रकार से की जाती है वो पूछ लेंगे ना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में है DVT। DVT का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ रखा होगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है? तो पेरिफेरल आर्टरी के अंदर, पैरों की जो आर्टरी है उसके अंदर क्या है, एक क्लोट जमा होने लग जाता है। ठीक है, प्रेशर जो वल्वुलार एक डिजीज है, ये वल्वुलार डिजीज, क्योंकि पेरिफेरल में क्या है, वॉल्स पाए जाते हैं उसकी वेन में। ठीक है, वेन की बात हो रही है, नोट आर्टरी की, वेन की बात हो रही है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो डीप जो अंदर की जो वेन है पैरों की, डीप वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस का बन जाना डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहलाता है, DVT कहलाता है। और इसका अगर मसाज करते हैं तो आगे जाके ये क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर देता है, जो एक वो वापस से डेंजर कंडीशन है। ठीक है, तो DVT इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज हार्ट में अगर पूछा जाएगा तो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हार्ट में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उसके अलावा क्या है, MI। ठीक है, MI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MI को तो बिल्कुल पढ़ के जाना। और कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर, ये 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? CAD, MI और कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है रिमोटॉइड हार्ट डिसऑर्डर। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि होता क्या इसे ये, तो ग्रुप A बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस नामक एक बैक्टीरिया है, उसके कारण होता है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो माउथ में, जिसे ओरल या बोल सकते हैं शोर थ्रोट होते हैं, गले में थ्रोट होते हैं, गले में थ्रोट होने की वजह से वो एंट्री लेता है, और उसके बाद में है
जो ब्रेन को अफेक्ट कर लेता है, स्किन को अफेक्ट कर लेता है, और क्या है, हार्ट को अफेक्ट कर लेता है। इसका मतलब क्या है, इसमें क्राइटेरिया आते हैं अलग अलग, और उस क्राइटेरिया का नाम क्या है, जोन्स क्राइटेरिया। 5 प्रकार के मेजर क्राइटेरिया है, माइनर क्राइटेरिया होते हैं। तो मेजर और माइनर क्राइटेरिया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जोन्स क्राइटेरिया क्या है ना, डिफाइन द जोन्स क्राइटेरिया, वो चीज़ पूछ सकते हैं। उसके बाद में RDH के RHD के बाद में पूछते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर ये भी हार्ट का एक मतलब अच्छा सा जो एग्जामिनर की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर का। तो कंजेशन, हार्ट के अंदर कंजेशन होने की वजह से हार्ट फेल होना, ठीक है। हार्ट में कंजेशन मतलब भीड़ इकट्ठा होगी, किसकी, ब्लड की भीड़ इकट्ठा होना हार्ट में, ये CHF कहलाता है, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कार्डियक टेम्पोनेंट। कार्डियक टेम्पोनेंट क्या है, जो हार्ट का अंदर की ओर दब जाना, ठीक है, उसमें प्रेशर लगता है। क्यों, क्योंकि मान लो कंडीशन ऐसी हुई होगी, या तो जो पेरिकार्डियम फ्लूइड है, ठीक है, पेरिकार्डियम जो फ्लूइड है वो ज़्यादा हुआ और जो हार्ट को कंप्रेस कर रहा है, टेम्पोनेंट कर रहा है, तो ये कंडीशन हो सकती है। उसके बाद में है एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया को पूछ सकते हैं, एनीमिया क्यों होता है, एनीमिया के वो जो इंडिकेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि थैलेसीमिया, बिल्कुल थैलेसीमिया आ सकता है। उसके अलावा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की केयर पूछ सकते हैं, केयर ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट केयर ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये केयर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूक मतलब वाइट ब्लड सेल का कैंसर। इसका मतलब है वाइट ब्लड सेल का ही, क्यों, क्योंकि इसी के अंदर WBC के अंदर ही एक न्यूक्लियस पाया जाता है, वो सेल डिवीजन करता है, एक्सेसिव सेल डिवीजन करता रहता है। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स है और RBC है उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसलिए ब्लड कैंसर ज़्यादा होता है, वो किसका होता है, WBC का होता है, उसको बोलते हैं हम ल्यूकेमिया। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद में है इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, DM डायबिटीज मेलाइटिस है। और इसी के साथ में आता है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। ये दोनों भाई भाई है, लेकिन दोनों के दोनों आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। उसके बाद में है बिल्कुल जिसका हमें इंतजार था वो आ चुका है। कौन आया है, कि थायराइड डिसऑर्डर आया है। थायराइड डिसऑर्डर क्या है, इसके लिए जितने स्टार लगाऊं कम है, क्योंकि हर बार पूछा गया है, हर बार थायराइड डिसऑर्डर के बारे में पूछा गया है। जो थायराइड डिसऑर्डर है, सॉरी, जो थायराइड डिसऑर्डर है उसके बारे में क्या, कि हाइपरथायरॉइडिज्म क्या होता है, हाइपोथायरॉइडिज्म क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। और एक और बात, जो ये डायबिटीज मेलाइटस है, इसका भी एक अच्छा क्वेश्चन आया था, कि क्या आया था, कि किसी पेशेंट के पैरों में, ये किसी पेशेंट को पैरों में नंबनेस हो रही है और अल्सर हो गए हैं, तो इसमें कौन सी डिजीज होगी, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखिए, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट लिखिए। तो अब अगर इससे हम डायग्नोसिस कर सकें कि ये डिजीज कौन सी हो सकती है, तो उसका हम, अपने को याद है डायबिटीज मेलाइटस के बारे में पूरा पढ़ रखा है, लेकिन हम उस टाइम पे उस सिचुएशन को रिलेट नहीं कर पा रहे कि ये डिजीज कौन सी है। अगर वो डिजीज हमने पता है तो हम पूरा का पूरा डायबिटीज मेलाइटस लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। अभी क्या है, जैसे कि फर्स्ट बार आप लोग अभी पेपर देने वाले हो इसके अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट वाला, जो तो अभी तक तो पेपर लिया नहीं गया इस नए वाले पैटर्न से। अब देखते हैं कि पैटर्न किस प्रकार से सेट करते हैं वो लोग। मुझे जहाँ तक लगता है वो ईजी देंगे, क्योंकि नया नया जो अभी है तो वो ईजी में ही निकालेंगे। और आपको जैसे पता होगा कि पिछली बार भी क्वेश्चन, जैसे आपने पिछली बार वाला जो दिया सेकंड जो पार्ट वाला, सेकंड सेमेस्टर वाला, तो आपको लगा होगा कि इजी ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर के बारे में हमने बात कर ही लिया। थायराइड डिसऑर्डर के बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन कौन सा भी आ सकता है, कि एंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर कौन कौन से हैं एनलिस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पिट्यूटरी के जो फंक्शन के डिसऑर्डर, पिट्यूटरी के जो डिसऑर्डर है वो आ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के डिसऑर्डर हो सकते हैं। और क्या है, सिरोसिस, स्किन इंटेगुमेंटरी सिस्टम में
सिरोसिस है एक, मुझे ऐसा लगा कि ये आने के चांसेस है, और पिछली बार भी मतलब इससे पहले जो हुए हैं उनमें भी पूछा गया है सिरोसिस, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है सिरोसिस। सिरोसिस के बाद में है एलोपेशिया। एलोपेशिया एक प्रकार का ऐसा सिम्टम भी है जिस जो देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, मान लो कि ल्यूकेमिया हुआ है, और ल्यूकेमिया में क्या है, जो सेल डिवीजन है वो एक्सेसिव हो रहा है, तो हम सेल डिवीजन को रोकने के लिए कीमोथेरेपी चला देंगे। कीमोथेरेपी चलाने के बाद में कीमोथेरेपी क्या करेगी, जो सेल डिवीजन हो रहा है उसको स्टॉप कर देगी, ठीक है, सेल डिवीजन को स्टॉप कर देगी। अब जहां जहां भी सेल डिवीजन होगा, या नॉर्मली हो एबनॉर्मली हो, वो स्टॉप हो जाएगा। सेल डिवीजन स्टॉप हुआ तो इनफर्टिलिटी कॉज हो जाएगी, ठीक है, इनफर्टिलिटी कॉज हो जाएगी, क्योंकि वहां भी सेल डिवीजन हो रहे हैं, हर 90 दिन में स्पर्म बनते हैं। उसके अलावा है जो बालों का बढ़ना, ठीक है, हेयर ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि वो भी सेल डिवीजन है, नेल की ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि वो भी सेल डिवीजन से हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सेल डिवीजन है वो रुक जाएगी, और उसके कारण क्या होगा, एलोपेशिया देखने को मिलता है, स्टेरिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। आई होप आपको एलोपेशिया समझ में आया होगा, तो आप लिख सकते हैं एलोपेशिया। ठीक है, उसके बाद में क्या है, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं, ये फ्रैक्चर पूछे गए हैं, ठीक है। और क्या है फ्रैक्चर के बारे में, फ्रैक्चर के बाद में है एम्पुटेशन, ठीक है। फ्रैक्चर हो गया, एम्पुटेशन हो गया। एम्पुटेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फैंटम पेन क्या है, फैंटम पेन किसे बोलते हैं, तो एम्पुटेशन के बाद में ऐसा लगना कि उसके पैर है, ठीक है, उसके पैर में कुछ फील हो रहा है, लेकिन वो पैर तो कट चुका, लेकिन उसके बाद भी पैर का फील होना फैंटम पेन कहलाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यूज में, कोई दोहराई की बात नहीं है। तो एम्पुटेशन से क्वेश्चन ये ऐसे आ सकते हैं। उसके अलावा है अर्थराइटिस, अर्थराइटिस पूछ सकते हैं। अर्थराइटिस का मतलब सबको पता होगा कि इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट का इन्फ्लामेशन। उसके बाद में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पूछ सकते हैं कि जो बोन का पोरोस होना, पोरोस मतलब क्या है, खोखला हो जाना। खोखला कैसे, कि जो पीटीएच है, पैराथायरॉयड जो हार्मोन है उसके ज़्यादा होने की वजह से जो कैल्शियम की शिफ्टिंग कहाँ पे होगी है, ब्लड में होगी है। कैल्शियम की शिफ्टिंग ब्लड में होगी, कहाँ से, हड्डियों से, बोन से कैल्शियम की शिफ्टिंग होगी है। अब बोन में क्या है, कैल्शियम कम है, और कैल्शियम कम होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो बिसफॉस्फोनेट है, एल्वेंड्रोनेट एसिड है, ठीक है, ये है। उसके बाद में ऑस्टियोपोरोसिस के बाद में देखते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में भी पढ़ के जाना, ट्यूबरकुलोसिस आने के चांसेस हैं क्योंकि पहले भी आ चुकी है। उसके बाद में है टाइफॉइड, टाइफॉइड पूछ सकते हैं, टीबी पूछ सकते हैं, और क्या है, मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे, जो टॉपिक थे, वो इस प्रकार से पूछ सकते हैं। आई होप आपको सेशन में अच्छा लगा होगा, और जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। वो जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उनको क्या है, अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेना, और उनको 2 बार पढ़ लेना। कितनी बार पढ़ने हैं, मात्र 2 बार, मिनिमम तो है 2 बार पढ़ने हैं, और क्विक रिवीजन करना है, जैसे अखबार पढ़ते हैं वैसे पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सेशन है वो आज यहीं तक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।